हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ई श्रीधरन सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो बेसिकली हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ई श्रीधरन सीरीज में जो हमारा प्रत्यक्षवाद वाला चैप्टर है उसमें इनका जो टॉपिक है वो लास्ट में दिया गया है। प्लस मार्क्सवाद का हमारी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में काफ़ी परिवर्तन आया। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर समाज में परिवर्तन आ रहा है तो इतिहास में परिवर्तन आता है, और इतिहास में परिवर्तन के साथ साथ इतिहास लेखन में भी परिवर्तन आता है। तो इस वजह से आज हम मार्क्सवाद की विचारधारा को थोड़ा सा समझेंगे, और हम ये जानेंगे कि उनके हिसाब से सोसाइटी कैसी थी, और उनके हिसाब से जो ये हिस्ट्री है वो उसके पीछे का, या हिस्ट्री का जो परिवर्तन होता है जो भी, उसके पीछे का कारण क्या है, हम इन सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्क्स कौन थे, तो मार्क्स जो है वो एक जर्मनी में, आप ऐसे समझ सकते हो जो बिल्कुल नहीं जानता, कि जर्मनी में एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि आखिर कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों हैं, और ये जो संघर्ष है ये क्यों चल रहा है। तो हम जैसा बात करते हैं कि मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है। और ये फिलॉसफी और हिस्ट्री को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसकी वजह से ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और पूंजीवाद की ये क्रिटिक थे। और अगर हम बात करें जो इस पूरे स्लाइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है ये इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट इंटरनेशनल 1864। अगर आपको कभी कहीं पेपर में आ गया कि इस इंस्टीट्यूशन को किसने फाउंड किया था या को फाउंड किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इनकी अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़े सपोर्टर थे वो इनकी वाइफ जेनी, और इनके मित्र, या आप कह सकते हैं इनके साथ काम करने वाले फ्रेडरिक एंगल्स थे, जिनको भी इकोनॉमिक्स होंगे या जो भी आप सब्जेक्ट ऐसा पढ़े होंगे, मार्क्सवाद की विचारधारा में उसको आगे बढ़ाने में, उनका काम करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इनकी विचारधारा पे आ जाते हैं, जो कि है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। तो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये इस बारे में कहते हैं कि जो हमारा भौतिकवाद, जो हमारी फिजिकल थिंग्स है, जो मटेरियल थिंग्स है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ द्वंद्व होता है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने डायलैक्टिक्स का वो हीगल से लिया था। पर इनके हिसाब से जो हीगल का आइडिया था कि वो जो आइडियाज है, ठीक है, वो वर्ल्ड को चेंज करते हैं, ये कहते हैं नहीं, मटेरियल कंडीशंस। कार्ल्स जो है हमारे, कार्ल मार्क्स, वो पूरा टाइम मटेरियल कंडीशन पे ही बात करते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो है वो निरंतर बदलता रहता है, और जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट की वजह से, ठीक है, अपोजिट मतलब जो दो आपस में प्रतिपक्ष हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसकी वजह से समाज बदलता रहता है। और जो भी ये सारे इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, वो लॉजिकल होते हैं, मतलब तार्किक होते हैं, ज़रूरी होते हैं और निर्णायक होते हैं। और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हिस्ट्री में इनका कहने का मतलब है कुछ भी अपने आप रैंडमली नहीं हो रहा है, कुछ भी एवं नहीं हो जा रहा है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण है मतलब कॉजेशन, जो हमारी हिस्टोरियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेशन की बात करते हैं ये। ठीक है। मार्क्स के आइडिया को, मार्क्स ने हीगल के आइडिया को पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि उलट पुलट कर दिया। इनके हिसाब से जो आइडियाज हैं वो लाइफ को नहीं बनाती हैं, बल्कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हमारे आइडियाज को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम किस सेटअप में रहते हैं, हमारी लाइफ कैसी है, हम उस चीज़ को फिर हम आइडियाज़ हमारे आते हैं कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत अच्छे से, बहुत हमारे पास अच्छा पैसा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, तो हम एक सिक्योर मन से हम उसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और पुट रहेगा। और अगर हमारे पास पैसे नहीं है, सबसे पहले हम पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे। मटेरियल थिंग्स हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इनका बेसिकली है कि जिस हिसाब से जैसे संसाधन है लोगों के पास, उस हिसाब से उनकी लाइफ जो है उसको डिसाइड करती है, उसकी नियति वैसे डिसाइड होती है। निर्णयात्मक फैसले वो अपनी लाइफ के मटेरियल थिंग के बेसिस पे लेता है, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से लेता है। दूसरी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट,
वो बात है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है? इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली काफ़ी स्टेजेस हैं, हम काफ़ी स्टेजेस में बात करेंगे, 6 स्टेजेस में बेसिकली हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हिस्ट्री में या समाज में परिवर्तन आ रहा है, और ये समाज को कितने स्टेजेस में बाँटा गया है, तो हम उसको देखेंगे। प्लस हर समाज में क्या, या हर स्टेज के समाज में क्या कॉमन चीज़ें हो रही हैं, और अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है? तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म में जो मेन चीज़ आती है कि हिस्ट्री जो है हमारी, जैसा हम पहले भी कर चुके, मटेरियल चीज़ें, आर्थिक चीज़ें, भौतिक चीज़ों की वजह से उसमें परिवर्तन आता है, ना कि रीजन, मोरालिटी या आइडियाज़ की वजह से। ठीक है? पहला हमारा जो ये हमारा स्टेज है, या हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म में हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं, पहला जो स्टेज है वो है इकोनॉमिक डिटरमिनिज़्म का, मतलब आर्थिक नियतिवाद का। इनका कहना है कि जितना भी हमारा आर्थिक प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? उसके आधार पर ही हमारे सोसाइटी का फाउंडेशन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अभी के कॉन्सेप्ट से समझो, तो अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स वो डेवलप की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर वो किसी की थोड़ी कम है, तो उसको और काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा एक टॉपिक, एक वर्ड आप समझ लो, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जैसे बात कर रहे हैं लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, मोरालिटी, मतलब ये सब क्या है, आप इनको फिज़िकली छू नहीं सकते, बट ये समाज में है, ठीक है? सुपर स्ट्रक्चर है, और ये मतलब आपके मन में बसे हुए हैं, आप इनको कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, और आप फिज़िकली इसको नहीं छू सकते। और ये भी ड्राइव होते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, मतलब आपका आपका धर्म, आपकी आइडियल्स, आपकी मोरालिटी, ठीक है? आपकी लॉ, आपकी पॉलिटिक्स, सब कुछ किसके बेसिस पे हो रही है कि आपकी आर्थिक, आपकी मतलब स्टेट की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है? दूसरा जो हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो होता है स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। पहला हमने जाना कि जो हमारे कॉजेशन की बात होती है हिस्टोरियोग्राफी में, वो है हमारा आर्थिक मूल्य या आर्थिक वैल्यू, ठीक है? वो कर रहा है। दूसरा हमारा आ रहा है कि जो हिस्ट्री है, वो 3 भाग में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में हम बात करें तो इन्होंने स्लेव की बात की है। अगर हम मेडिवल में बात करें तो इन्होंने सामंतवाद की बात की है, और अगर हम सॉरी, मेडिवल में बात करें तो सामंतवाद की बात की है, और मॉडर्न की बात करें तो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों की बात की है। इनका कहना है कि हर एक स्टेज में, ठीक है, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, जो कहीं न कहीं सुपर स्ट्रक्चर को हमारे क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेज अगर की हम बात करें, तो वो आता है हमारा क्लास स्ट्रगल, ठीक है? हमने कॉज़ेशन देख लिया कि इकोनॉमिक है। हमने देख लिया कि हमारी हिस्ट्री जो है वो 3 स्टेज में थी, और हर एक स्टेज में, चाहे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में, हर उसमें जो भी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री है किसकी? क्लास स्ट्रगल की, सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल की। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या होता है? मतलब आप ये देखते होगे ना कि अपर क्लास है, ये थोड़ा मिडिल क्लास है, थोड़ा लोअर क्लास है। तो इनके आपस में बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद है, जो संघर्ष है, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। और इनका कहना है कि ऑफ कोर्स कॉजेशन हमारा रहेगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इनका बेसिकली कहना है कि अलग-अलग क्लास में आपस में प्रतिपक्षी, जो कह सकता है, क्योंकि एक एक पक्ष इधर है, एक ए पक्ष है, एक बी पक्ष है, ये आपस में प्रतिपक्ष हो गए, मतलब एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं, ठीक है? तो इनका कह रहा है कि आपस में इनकी फीलिंग एंटागोनिस्टिक रहेगी, प्रतिपक्षी रहेगी। और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप देखोगे तो सबसे पहले ये स्लेव वर्सेस स्लेव ओनर्स, और अगर आप इससे भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल, क्लास स्ट्रगल नहीं, बट एग्ज़ाम्पल आप ऐसा समझ लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉस है और आप कहीं के एम्प्लॉयी हो, ठीक है? तो बॉस और एम्प्लॉयी में आपके बीच में आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है? बॉस कहेगा आप ज़्यादा काम करो, आप कहोगे नहीं हमारा टाइम लिमिटेड है। बॉस कहेगा ब्रेक कम लो, आप कहोगे नहीं ब्रेक तो बनता है, गॉसिप ब्रेक, वॉक ब्रेक, लंच ब्रेक, ये सब के बिना तो काम नहीं हो पाएगा। तो एक जनरल वे में आप ये कह सकते हो कि हर एक 2 पार्टी के बीच में, ए और बी पार्टी के बीच में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहेगा।
और ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और एक्सप्लॉइटेशन बहुत हाई था, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि क्लास स्ट्रगल होगा, ठीक है? फिर इन्होंने ये कहा कि क्लास स्ट्रगल इतने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। मतलब ये क्लास स्ट्रगल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे बस बहुत हो गया, अब तो चेंजेस होने चाहिए। और ये चेंजेस को क्या कहते हैं, अ, आप ये कह सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में इन्होंने कहा कि वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का मतलब, सरप्लस का मतलब क्या है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, ठीक है? हमारे पास जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहता है, हम उसको रख देते हैं, सेव कर देते हैं फॉर फ्यूचर नीड, वो उसको हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है? मार्क्स कहते हैं कि लेबर सारा काम करता है, लेबर सारी वैल्यू क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, पर जो ओनर है, वो लेबर को उस हिसाब से वेज नहीं दे रहा, उस हिसाब से पैसा नहीं दे रहा, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और जितना भी सरप्लस वैल्यू है, मतलब जितना भी बेनिफिट हो रहा है, जितना भी मुनाफा हो रहा है, वो खुद रख रहा है। वही कैपिटलिस्ट वाला हमारा जो भी प्रोग्राम है, ठीक है? और इन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेबर्स का, क्योंकि आप उनसे काम बहुत करा रहे हो। आप उनको एक सही फैसिलिटी और सही पैसा नहीं दे रहे हो। आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो स्टेट भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि स्टेट के जो है वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि जब ये एक्सप्लॉइटेशन पीक पे आ जाएगा, तब हमारा सबसे बड़ा आएगा, हमारा आएगा सोशल रिवॉल्यूशन। सोशल रिवॉल्यूशन मतलब इन्होंने कहा कि एक्सप्लॉइटेशन इस स्टेज पे आ गया है कि अब रिवॉल्यूशन ही होगा। जब आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर देता है, या बहुत ज़्यादा आप किसी बात से परेशान हो जाते हो खुद से ही, तो आप बहुत सोचते हो, ठीक है? आप बहुत सोचते हो, पर एक पॉइंट आता है, आप सोचते हो कि यार ठीक है, जो होगा ना देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। और आप, या फिर आप ना कुछ उसके लिए आप करते हो कि आप कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब एक्सप्लॉइटेशन एकदम पीक पे हो गया, तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो क्रांति की ज़रूरत है, अब आएगा रिवॉल्यूशन, ठीक है? और उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप जैसे सबसे ईज़ी हमारे लिए जो आप समझ सकते हो, मेडिवल पीज़ेंट रिवोल्ट। आप देखोगे कि पीज़ेंट्स पे कितने ज़्यादा अत्याचार हुए, कभी टैक्स के नाम पे अलग-अलग सिस्टम ला दिया गया, ठीक है? ज़मींदारी सिस्टम, महलबारी, ये सब कुछ, ठीक है? उसमें कृषि की हालत खराब ही होती गई। चाहे वो लैंड की हालत खराब हुई हो, चाहे वो किसानों की हालत खराब हुई हो, चाहे वो फसलों की हालत खराब हुई हो, एक्सट्रीम लेवल पे इतनी खराब हुई कि इतने सारे हमारे फेमाइन्स आए, ठीक है? इतने अकाल पड़े, उसको भी देखने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो कहीं एक चीज़ खराब होने से बहुत सारी चीज़ें रिलेट हुई, और एक टाइम ऐसा हुआ कि पीजेंट्स ने कहा कि अब हम रिवोल्ट करें। उसके बाद हमने देखा कि बहुत रिवोल्ट्स की सीरीज़ हम मतलब इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सोशल रिवॉल्यूशन का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। और जब लास्ट स्टेज आएगा, इनके अकॉर्डिंग, तो लास्ट स्टेज की ये बात हो रही है कि वो आएगा हमारा न्यू सोसाइटी कम्युनिज़्म स्टेप्स, ठीक है? तो अच्छा हाँ, एक वर्ड है कम्युनिज़्म, इसका जो हम मार्क्सिज्म के बाद की जो हमारा लास्ट स्टेज है, वो कम्युनिज़्म पहुँच जाता है, जो बात करते हैं साम्यवाद, जहाँ पे सब इक्वल होता है, सब बराबर होता है, क्लासलेस सोसाइटी की जो बात करता है। एक वर्ड है कम्युनलिज़्म, NAL आता है, कम्युनलिज़्म, ठीक है? कई बार ऐसा मैंने देखा है, ठीक है, कि जल्दी-जल्दी में आपको टर्म तो पता होते हैं, बट आप एग्ज़ाम के प्रेशर में, या आप कह सकते हो कि आपने ध्यान नहीं देते हो, तो ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये इन दोनों टर्म में आप बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो कि साम्यवाद लिखा है कि सांप्रदायिकवाद लिखा है, ठीक है? फिर आंसर करो। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिज़्म या न्यू सोसाइटी कैसे फॉर्म होगी। तो सोशल रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन बाय प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट की आप बात करोगे तो आप सीधी-सादी भाषा में समझ लो आम जनता, ठीक है? जो आम जनता की जगह जो मासेस है, जो कॉमन मास है, ठीक है? उनके द्वारा रिवॉल्यूशन हुआ, फिर उनकी सरकार आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, ठीक है? इससे ट्रांजिशन स्टेज, अब ये बदल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने डाल दी कि अब कोई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत अमीर होता जा रहा है, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि गरीब होता जा रहा है।
अब सोसाइटी जो हमारी वो क्लासलेस पहुँच जा रही है, मतलब कोई क्लास नहीं है, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। और इसकी वजह से एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किसके बेसिस पे होगा? लोगों की कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमता है और उनको कितनी ज़रूरत है, इस बेसिस पे होगा। ठीक है? कि ज़रूरत और क्षमता के आधार पे अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, तो ये हमारी मार्क्सवादी विचारधारा थी। मार्क्सवादी विचारधारा से आप समझ सकते हो कि समाज में क्या चेंजेस आए। समाज में साथ-साथ आप अगर आप हिस्ट्री से रिलेट करोगे तो कहीं न कहीं हमारी हिस्टोरियोग्राफी से काफ़ी रिलेट है। हम इसे स्टेजेस से समझ सकते हैं कि इन्होंने इसमें कॉज़ेशन की बात की, हमारी हिस्टोरियोग्राफी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जा सकता है। तो अगर कोई पूछे कि कॉज़ेशन में इन्होंने क्या कहा? इनके हिसाब से मेन चीज़ क्या थी जो कॉज़ेशन थी, वो थी हमारा आर्थिक, जो भी हमारी वैल्यू है, जो आर्थिक भौतिकवाद है, नियतिवाद है, उन सारी चीज़ों से। ठीक है? इन्होंने हिस्ट्री को कितने स्टेजेस में बाँटा? 3 स्टेजेस में बाँटा, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। और हर चीज़ में इन्होंने कहा कि हर एक स्टेज में अपना एक अलग इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं वहाँ पे स्ट्रगल है और उसकी वजह से हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी जा रही है। फिर उन्होंने बताया कि हर एक स्टेज में कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा क्लास स्ट्रगल हो रहा है जिसकी वजह से फिर रिवॉल्यूशन आ रहा है, मासेस आ रही है और पूरी सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है? ये हमारे एक आप हिस्टोरियोग्राफी से थोड़ा-सा इनकी विचारधारा से जो हमारे काम का था वो ये था। मेन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, वो है हमारा ये, द मेजर वर्क्स। मेजर वर्क्स मतलब उनके बेसिकली काम क्या थे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारी हॉली फैमिली। हॉली फैमिली 1845 में इन्होंने मटेरियलिस्टिक व्यू के बारे में थोड़ा-सा हमें बताया है। दूसरा था जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है? जर्मन आइडियोलॉजी के बाद जो 1846 में थी, उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी गई थी? 1848 में। मार्क्सिज्म का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बुक में है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, ठीक है? ये बुक आई थिंक उतनी फेमस नहीं है, जितनी फेमस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा ये और दास कैपिटल तो आपको पता ही होगी। आई मीन आपको मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगी क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल बहुत फेमस है, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस किया है किसका? कैपिटलिज़्म का, ठीक है? अब हम बात कर सकते हैं कि ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है, प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो फ्रेडरिक एंगल्स ने बोली थी, वो बोली थी कि जैसे डार्विन ने इवोल्यूशन जो हुआ था जो नेचर का, उसको ढूँढा था, वैसे ही मार्क्स ने जो ह्यूमन हिस्ट्री है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये ढूँढा है। तो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि हमारी हिस्ट्री राइटिंग के लिए हमारे समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो उसके लिए कार्ल मार्क्स को पढ़ना और समझना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारा प्रत्यक्षवाद वाला जो चैप्टर था ईश्वरीधरन का, उसमें कार्ल मार्क्स को हमने पढ़ लिया, तब ये खत्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक्स